कभी सोचा है कि वैज्ञानिक उन चीजों को कैसे गिनते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते? जैसे पानी की एक बूंद में कितने अणु होते हैं? इसका जवाब एक ऐसी संख्या में छिपा है जो इतनी बड़ी है कि दिमाग चकरा जाए। आज हम उसी जादुई संख्या यानी मोल की कहानी में उतरने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सीधे सवाल पर आते हैं। आखिर ये मोल है क्या चीज? जी नहीं, हम उस छोटे जमीन खोदने वाले जानवर की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। विज्ञान की दुनिया में मोल का मतलब कुछ और ही है। ये है वो संख्या। जरा एक नजर इस पर डालिए। ये इतनी विशाल है कि इसे पढ़ना भी मुश्किल लगता है। और कमाल की बात यह है कि केमिस्ट हर रोज इस संख्या के साथ काम करते हैं। सवाल ये है, क्यों? और इसे समझने का सबसे आसान तरीका इस कोट में छिपा है। सोचिए, जैसे एक दर्जन का मतलब हमेशा 12 होता है ना, चाहे वो केले हों या अंडे। ठीक वैसे ही मोल भी बस एक नाम है, एक बहुत बहुत बड़ी संख्या के लिए। ये समझिए कि एक केमिस्ट का अपना दर्जन है। तो इस केमिस्ट के दर्जन की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि एटम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें एक एक करके गिनना तो नामुमकिन है। तो मोल हमें उन खरबों खरबों एटम्स को एक साथ ग्रुप करके ऐसी मात्रा में लाने की सुविधा देता है जिसके साथ हम लैब में असल में काम कर सकें। ये एक पुल की तरह है जो एटम्स की न दिखने वाली दुनिया को हमारी रोजमर्रा की दुनिया से जोड़ता है। और यही वो पुल है जिसकी वजह से केमिस्ट्री अंदाजे का खेल नहीं बल्कि एक सटीक साइंस बन पाती है, जहां हर चीज गिनी जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यही अजीब सी इतनी स्पेसिफिक संख्या ही क्यों? ये कोई ऐसी वैसी हवा में तय की गई संख्या नहीं है। इसके पीछे एक सदी से भी ज्यादा लंबी खोज की कहानी छुपी है, जिसमें कई महान वैज्ञानिकों का दिमाग लगा था। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इस साइंटिफिक जासूसी कहानी के पन्ने पलटते हैं, ये देखने के लिए कि इस जादुई संख्या को आखिर खोजा कैसे गया। ये कहानी शुरू होती है 1811 में एमेडियो एवोगैड्रो के एक क्रांतिकारी आइडिया से। लेकिन उस आइडिया को एक ठोस संख्या बनने में लगभग 100 साल और कई वैज्ञानिकों की मेहनत लग गई। आइए इस सफर के कुछ मेन स्टॉप्स पर नजर डालते हैं। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। 1811 में एवोगैड्रो ने एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आइडिया सामने रखा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर एक जैसा हो तो अलग अलग गैसों के बराबर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बराबर होगी। दुख की बात यह है कि उनके इस शानदार आइडिया को लगभग 50 साल तक किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। फिर सीन में एंट्री होती है योहान लुईस श्मिट की। उन्होंने 1865 में एवोगैड्रो के आइडिया को पकड़ा और पहली बार ये अनुमान लगाने की कोशिश की कि हवा के एक छोटे से हिस्से में असल में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। भले ही उनका तरीका एकदम सटीक नहीं था, पर पहली बार किसी ने इस संख्या को पकड़ने की कोशिश तो की थी। लेकिन इस कहानी के असली हीरो थे जीन पेरिन। 1909 में उन्होंने कई अलग अलग तरीकों से इस संख्या की गणना की और ये साबित कर दिया कि ये सच में मौजूद है। उन्होंने ही एवोगैड्रो को सम्मान देते हुए इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट नाम दिया और इस शानदार काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस संख्या को और भी ज्यादा सटीक बनाने की खोज ने विज्ञान की दो बड़ी शाखाओं फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक साथ ला खड़ा किया। और ये जो तरीका था ना, वो सच में कमाल का था। पहले फैराडे ने यह पता लगाया कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल कितना चार्ज होता है, मतलब समझिए कि एक पूरे पैकेट का चार्ज। फिर रॉबर्ट मिलिकन ने अपने मशहूर तेल बूंद प्रयोग से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मापा। अब गणित बहुत आसान था। पैकेट के कुल चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि पैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरीके से एवोगैड्रो की संख्या का एक बेहद सटीक मान मिला। और अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने मोल की परिभाषा को पूरी तरह से पलट दिया। देखिए, पहले क्या होता था कि मोल की परिभाषा कार्बन 12 के एक असली टुकड़े पर टिकी थी। यानी मोल को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ तौलना पड़ता था और किसी भी माप में हमेशा थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश तो होती ही है। लेकिन 2019 में साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को ही पलट दिया। अब ये संख्या परिभाषा के अनुसार ही एकदम सटीक और फिक्स्ड है। इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। ये कोड इस चालाकी भरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाता है। पहले हम 12 ग्राम कार्बन लेते थे और उसमें एटम्स गिनते थे। अब हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम कहते हैं कि इतने एटम्स लो और उनका जो भी वजन होगा वही हमारा स्टैंडर्ड होगा। देखा, हमने परिभाषा को ही पलट दिया। इस बदलाव का मतलब ये है कि मोल अब किसी एक पदार्थ पर निर्भर नहीं है।
ये अब यूनिवर्स के फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स में से एक है, जैसे कि प्रकाश की गति। ये साइंस के लिए एक ज्यादा मजबूत नींव है। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मोल ही वो पुल है जो हमें इस सूक्ष्म एटम्स की दुनिया से हमारी इस बड़ी दुनिया में लाता है, जहां हम चीजों को देख और छू सकते हैं। चाहे नई दवाएं बनानी हो, बेहतर बैटरी विकसित करनी हो, या ये समझना हो कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, इन सब के सेंटर में मोल का कॉन्सेप्ट है। ये केमिस्ट्री से लेकर बायोलॉजी तक अनगिनत साइंटिफिक फील्ड्स की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना मॉडर्न साइंस जैसा हम जानते हैं वो मुमकिन ही नहीं होता। अगर आसान भाषा में बोलें तो मोल हमें एटम्स की रसोई के लिए एक सटीक रेसिपी देता है। यह हमें बताता है कि कितनी सामग्री मिलानी है ताकि हमें ठीक वही प्रोडक्ट मिले जो हम बनाना चाहते हैं, न कम न ज्यादा। एक सदी की लंबी खोज के बाद हमारे पास अब गिनती के लिए एक परफेक्ट इकाई है जो कभी नहीं बदलेगी। अब असली सवाल ये है, इस इनक्रेडिबली पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके साइंस भविष्य में कौन सी नई दुनियाएं बनाएगा? ये सोचने वाली बात है।